हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और CCH में जो आज की क्लास होने वाली है वो हमारी CTP की क्लास होने वाली है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो सीटेट का एग्ज़ाम सीटेट के अलावा जो सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं, जो यूपी टेट देते हैं या कोई अदर टेट देते हैं या DSSB का एग्ज़ाम देते हैं, आज की क्लास मैंने सोचा जब सीटेट वाले बच्चों को करा ही रही हूँ तो क्यों ना आज सभी की हेल्प कर दी जाए। यानी कि आज की जो मेरी क्लास है वो सीटेट के बच्चों के तो काम आएगी आएगी। ये जो मेरी आज की क्लास है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाली, ये आप अगर आप KVS का एग्ज़ाम दे रहे हैं परमानेंट जॉब का, चाहे आप PRT का दीजिए, TJT का दीजिए, या आप DAV जो हमारे स्कूल्स हैं उनका एग्ज़ाम दे दीजिए, या DSSB का कोई भी लेवल दीजिए, PRT TJT या अदर कोई टेट, चाहे उत्तराखंड का टेट हो, चाहे STET हो, चाहे RTET हो, हर जगह ऐसा कोई पार्ट नहीं, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस ना आते हों। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, उनका नाम है BS ब्लूम्स। क्या जानते हैं आप लोग ब्लूम्स के बारे में? देखिए CTP में क्या है, अब से पहले हम CTP में पढ़ते हुए आ रहे हैं थिंकर्स, है ना। हमारे पास जीन पियाजेट आए, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की। हमारे पास कॉलबर्ग आए, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की। हमारे पास इंटेलिजेंस को लेकर तो बहुत सारे थिंकर्स आए, है ना। कोई कॉलबर्ग है, कोई वाइगॉट्स्की है, कोई एल्बर्ट बंडूरा है, सब अपना 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 थ्योरी पार्ट दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक थिंकर ऐसे भी आए जिन्होंने हमें सिद्धांत नहीं दिए। सिद्धांत मतलब उन्होंने हमारे सामने कोई कंसेप्ट नहीं रखा, कोई थ्योरी पार्ट नहीं रखा। उनका नाम है BS ब्लूम्स। ब्लूम्स हमें किसी पर्टिकुलर कॉग्निटिव पार्ट के बारे में नहीं बताते हैं, पर्टिकुलर कोई एक ऐसा वो नहीं बताते हैं, बल्कि वो तो हमें ये बताते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है, जिस एजुकेशन में आप ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कहीं कॉग्निटिव की बात करते हैं, कहीं आप मोरल की बात करते हैं, कहीं आप फिजिकल की बात करते हैं। अब वो जो एजुकेशन आप स्कूल में दे रहे हो वो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और उस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव, शिक्षा जो आप बच्चों को स्कूल में दे रहे हो, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे, क्योंकि हमारा ना, मैंने आपको बताया ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यूज़ हो ही रहा है, लेकिन मैं पर्टिकुलर सीटेट वाले बच्चों से ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मैथ्स के पेपर 1 में मैथ्स, और अगर आप TGT साइंस एंड मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप रेडी हो जाइए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि 4 to 5 मार्क्स की मैथ्स की पैडागोजी और साइंस की पैडागोजी में हमारे ब्लूम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा इसके नाम से ही बनता है। इसके नाम से कैसे बनेगा, देखिए। पहला तो हमारा हमें ये पता होना चाहिए टैक्सोनॉमी। इनका नाम क्या है, इनका पूरा नाम है BS ब्लूम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, BS ब्लूम्स के नाम से जानते हैं। और इन्होंने सबसे पहले हमें एक वर्ड दिया टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी क्या होती है भाई, इस टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? सीटेट का 2014 का जब पहली बार पेपर, 14 में पहली बार तो कहाँ हुआ था, जब 2014 का जो पेपर आया था उसमें मैथ्स में दूसरे या तीसरे नंबर पर ही ये क्वेश्चन आया था, मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसको समझेंगे कि टैक्सोनॉमी है क्या। ठीक है, अभी पहले देखिए इनकी थ्योरी को पूरा हम क्या बोलते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये किसकी बात करते हैं, मैंने अभी आपसे कहा ना, ये पर्टिकुलर किसी थ्योरी का नाम नहीं दे रहे, बल्कि अपने इस कंसेप्ट में किसकी बात कर रहे हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो स्कूल में हम बच्चों को शिक्षा देते हैं उसके ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य कितने होने चाहिए, जिसे हिंदी में हम क्या कह देते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। क्या कहा जाता है उसे हिंदी में, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण को पहले समझना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन, या हिंदी में अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब तो आप समझते हैं ना, क्लासिफिकेशन वर्ड यूज़ कर लीजिए, मॉडिफिकेशन वर्ड यूज़ कर लीजिए, या वर्गीकरण या अंतर शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बांटना या किसी चीज़ को वर्गीकृत करना, किसी चीज़ को एक टेबल वाइज डिवाइड करना। तो हम कह सकते हैं यहाँ किस चीज़ का वर्गीकरण हो रहा है, यहाँ पर जो वर्गीकरण हो रहा है वो हो रहा है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का। यानी कि इन्होंने हमें शिक्षा के उद्देश्यों का क्या किया, वर्गीकरण किया। कितना वर्गीकरण किया, कितने ऑब्जेक्टिव्स बताए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन।
जब ये 2014 में मैथ्स की पैडागोजी में जब ये क्वेश्चन आया था तो यही पूछा गया था अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी, और 4 ऑप्शंस में से एक वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ था क्लासिफिकेशन और हिंदी की साइड में लिखा हुआ था वर्गीकरण करना। तो इसका मतलब यही तो है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ब्लूम्स क्या करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हैं। देखो जरा, ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये आया कहाँ से है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। याद रखिएगा क्या कहा गया है, कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक बनता है टैक्सिस और एक बनता है नोमी। टैक्सिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था करना। अभी तो बताया किसकी व्यवस्था करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना। इसको याद रखिएगा, इंटर रिलेट करते हुए समझिएगा किसकी व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एजुकेशन की व्यवस्था। अब एजुकेशन की व्यवस्था तो कर दी कि स्कूल में आएगा बच्चा, उसका हम शारीरिक विकास करेंगे, उसका हम मानसिक विकास करेंगे, हम उसका ये विकास करेंगे, हम उसका वो विकास, लेकिन विकास करेंगे क्या, कैसे। अब ये जब कैसे वर्ड आता है तो इसके लिए तो आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने नोमी का मतलब बताया नियम या लो, है ना। तो अब यानी कि हमें पता होना चाहिए टैक्सिस के अंदर आता है अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था करना, और उस व्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाना आ जाता है नोमी में। तो ग्रीक लैंग्वेज से लिए हुई टैक्सोनॉमी में टैक्सिस का मतलब है व्यवस्था करना और जो नोमी का मतलब है वो है लो। यानी कि पूरा अगर हमसे कोई पूछे कि टैक्सोनॉमी मीन्स, ये तो मैंने यहाँ आपको इसका मीनिंग बताया कि टैक्सोनॉमी का मतलब है किसी चीज़ को बांटना, किसी चीज़ का वर्गीकरण करना। और अगर साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो टैक्सोनॉमी मीन्स लॉ ऑफ अरेंजमेंट। कई बार तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ जो अरेंजमेंट है, शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण की व्यवस्था किसने की। तो शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण की व्यवस्था ना तो जीन पियाजेट ने की है, ना वाइगोट्स्की ने की है, ना एल्बर्ट बंडूरा ने की है, ना ही इंटेलिजेंस वाले थिंकर्स ने की है। शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण की जो स्कूल में बच्चा आ रहा है, जो शिक्षा ले रहा है, उसका मेन पर्पस तो अलग चीज़ होती है, उद्देश्य क्या है। क्या एक स्कूल में आने वाला बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ही बनकर जाए? क्या एक स्कूल का ये दायित्व नहीं बनता कि उसे एक अच्छा इंसान बनाकर भेजे? अब ये अच्छा इंसान बनेगा कैसे? कभी कभी ये क्या करते हैं, अपनी इस थ्योरी में होलिस्टिक वर्ड यूज़ करते हैं। होलिस्टिक का मतलब समझते हैं आप, समग्र शिक्षा, ठीक है। समग्र का मतलब क्या है, जिसे मैं इंग्लिश में होलिस्टिक भी कह रही हूँ। समग्र शिक्षा वो होती है जिसमें बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे स्कूल में बच्चा जो आएगा उसका बुद्धि का विकास भी हो, क्योंकि बुद्धि के विकास के बिना तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन ही नहीं पाएगा। क्या सिर्फ बुद्धि का विकास कर दूँ तो क्या मैंने उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कर दिया? नहीं, ब्लूम्स कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे के जो स्कूल में बच्चा आ रहा है उसके उद्देश्य होने चाहिए। तो अभी तो फिलहाल हमने क्या समझे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इंट्रो समझा। इंट्रो में क्या बताया गया है, जो ब्लूम्स हैं वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, और टैक्सोनॉमी का अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है वर्गीकरण करना। और इसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से बुलाया जाता है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण भी कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टैक्सिस एंड नोमी। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और नोमी मीन्स लॉ, एंड टोटल बनाइए अरे क्या बन गया, लॉ ऑफ अरेंजमेंट यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ये अभी आपने क्या जाना, ये अभी आपने जाना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्या जाना है, आपने इसका मीनिंग जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे क्या कहते हैं ये याद रखिएगा। ब्लूम्स ने कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, याद रखिए होलिस्टिक डेवलपमेंट तब होता है जब एक बच्चे का अच्छा खासा दिमाग हो, उसके अंदर अच्छी खासी फीलिंग हो और उसे अपने हाथों से काम करना आता हो। मैंने 3 चीज़ें बोली, जब एक बच्चे के पास अच्छी खासी माइंड हो, बुद्धि हो, अच्छे खासे इमोशंस यानी कि एक अच्छा इंसान हो, वैल्यूज़ हो उसके अंदर, और उसे अपने हाथों को यूज़ करना आता हो। 3 हो गए, माइंड हो गया, हार्ट हो गया, एंड आपका साइकोमोटर यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हो गई। तो उसके आधार पर, और ब्लूम्स ने भी हमें क्या कहा कि हमारी जो शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं, हमारी शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। याद रखिएगा, पेपर 1 में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो उन्होंने हमें कितने ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उन्होंने हमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव कितने दिए हैं, उन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव दिए 3। कौन कौन से दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, तीनों को समझिएगा, तीनों के लेवल्स हमारे आएंगे।
हायरार्की पैटर्न क्या होता है मैं बताऊंगी आपको पूरा डीपली, आराम आराम से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा है बहुत छोटी थ्योरी लेकिन बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग एंड में क्रिएट करती ही है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हमें पता चला कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स कितने ऑब्जेक्टिव हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसे? संज्ञानात्मक पक्ष। और ये क्या करता है? ये बच्चे की बुद्धि के विकास पर बल देता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लूम्स ने इसके लेवल्स बताए। क्या आपको पता है इसके कितने लेवल्स हैं? एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, सीटेट में पूछा गया, कॉग्निटिव जो डोमेन है, जो संज्ञानात्मक पक्ष है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स उसके कितने स्टेजेस हैं, या कितने स्टेजेस नहीं बोलूँगी, कितने लेवल से होकर वो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टोटल कितने इसके लेवल्स हैं? 6 लेवल्स को हम हिंदी में स्तर कहते हैं। यानी कि जो संज्ञानात्मक है ये कितने स्तर से होकर जाता है? 6 स्तर से होकर जाता है। और ये करता क्या है? ये बच्चे की बुद्धि का विकास करता है। इसको हम अभी डीपली समझेंगे, पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स को समझो। तो आपको ये पता चला कि जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं उसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, जिसे हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, और ये क्या करता है? बुद्धि के विकास पर बल देता है। दूसरा हमारा आता है अफेक्टिव, नॉट ई, अफेक्टिव। अफेक्टिव और इफेक्टिव में डिफरेंस होता है। ये हमारा ए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अफेक्टिव डोमेन है, जिसको हिंदी में भावनात्मक बोला जाता है। और ये किससे जुड़ा होता है? ये हमारी हार्ट से जुड़ा होता है, ये हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, ये हमारी फीलिंग से यानी कि हमारे संवेग से जुड़ा होता है। इसके भी हमें क्या बताए गए? लेवल्स बताए गए। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स इसके जो लेवल्स हैं वो कितने हैं? इसके जो लेवल हैं वो 5 लेवल्स की ये बात करते हैं। यानी कि जब 1956 में, याद रखिएगा जो मैं भी आपको फॉर्मेट पढ़ा रही हूँ ये 1956 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा पुराना वाला फॉर्मेट है, हम नए को भी डिस्कस करेंगे। नए में और पुराने में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ 2001 में जो नए नए थिंकर्स हमारे पास आए तो उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कुछ चेंजेस किए, लेकिन जो भी हमारा सीटेट का एग्जाम है उसमें डायरेक्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ रही है। तो पहले हम 1956 वाले स्ट्रक्चर को समझेंगे कि उसके अकॉर्डिंग जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो क्या कहती है। तो अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ वो 1956 के अकॉर्डिंग, जो 1956 में ब्लूम्स ने जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी, मैं उसके पुराने वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो पहला मैंने आपको बताया कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञानात्मक पक्ष है, जिसे में बुद्धि की बात होती है, माइंड की बात होती है। दूसरा हमारे पास आता है इफेक्टिव डोमेन, जिसे भावनात्मक पक्ष कहा जाता है, और ये किसकी बात करता है? इमोशंस की। स्टार्टिंग में ब्लूम्स ने इसके लेवल्स दिए 6 और इसके लेवल्स दिए 5। बट स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा लेवल्स की डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन जब 2001 में जब इसमें चेंजेस लाए गए तो इसके भी लेवल्स बताए गए। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? तीसरा पार्ट जो है वो है साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक पक्ष। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर बच्चा करता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्पेशली ये वो काम है जिसमें बच्चा करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है? जो चीज़ करके सीखी जाए, और करके सीखने के लिए तो हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? हम क्या कह देंगे? करके सीखना। यानी कि ये वो पार्ट है जिसमें बच्चा किसी भी चीज़ को करके सीखता है। तो क्या हुआ? लर्निंग बाय डूइंग हो गया। इसके अंदर बच्चों को स्कूलों में कराया क्या जाता है? इसके अंदर बच्चों को स्कूलों में कराई जाती है मोटर स्किल्स। याद रखिएगा, इसके अंदर बच्चों को क्या कराई जाती है? मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स को हम हिंदी में कहते हैं गामक कौशल। क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में गामक कौशल कहा जाता है। आप ऑलरेडी जानते हो कि जो मोटर स्किल्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, यानी कि स्कूलों में बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स भी सिखाई जाती हैं और ग्रोस भी सिखाई जाती हैं। फाइन तो याद है ना आपको, मैंने जब जीन पैजेट पढ़ाया था तब भी बताया था, F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर। F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर, जो भी काम फिंगर से होता है उसे हम फाइन मोटर स्किल्स में काउंट करते हैं, जैसे कि राइटिंग, टाइप राइटिंग, ड्राइंग, सुपा, हैंड ऑन एक्टिविटीज जिसमें हमारे हैंड यूज़ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइन। इसके अलावा स्कूलों में जंपिंग होती है, रनिंग होती है, स्विमिंग होती है, स्पोर्ट डेज बनाए जाते हैं, तो ग्रोस मोटर एक्टिविटी भी करवाई जाती है। अगर मैं बात करूँ ब्लूम्स की, वो बात तो कर रहे हैं होलिस्टिक की। अब एक किसी भी इंसान का, चाहे वो अच्छा डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, खाली इन 2 डोमेन से थोड़ी काम चल जाएगा। मान लीजिए कोई टीचर है, पढ़ाता बहुत अच्छा है, लेकिन हाथों को यूज़ ना करे, तो क्या आप कह दोगे कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया?
या कोई टीचर है, पढ़ाती तो बहुत अच्छा है पर अपने स्टूडेंट्स के साथ उसका बिहेवियर रूड है, या कोई डॉक्टर है, ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा करता है पर फीलिंग्स के नाम पे ज़ीरो है, तो ऐसे इंसान को हम कह नहीं सकते हैं कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है। तो चाहे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए खाली हमें कॉग्निटिव की या इफ़ेक्टिव की ज़रूरत नहीं होती, हमें साइको मोटर और इफ़ेक्टिव दोनों की होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स कितनी तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं। शिक्षा के 3 उद्देश्यों की बात करते हैं ये। एक बात करते हैं कॉग्निटिव की, जो कि बौद्धिक विकास की तरफ लेकर जाता है, जो कि बुद्धि का, माइंड का डेवलप करता है। दूसरा अच्छे इमोशंस को लाने की बात करता है। कॉग्निटिव के लेवल 6 बताए हैं और इसके लेवल इन्होंने 5 बताए हैं। और क्रियात्मक साइकोमोटर का मतलब होता है हाथों को यूज़ करना। हाथों को यूज़ करना मतलब लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि यहाँ पर हम बच्चों को क्या करते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको इसका इंट्रो बताया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ये जो तीनों डोमेन्स हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें स्कूलों में डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन। आपको इसके नाम का मतलब तो पता चल ही गया है कि कॉग्निटिव को हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। ये क्या करता है, अ डील विद द रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन नॉलेज। देखिए 2 वर्ड्स हैं, 3-4 वर्ड्स हैं, नॉलेज एंड स्किल्स सच एज थिंकिंग एंड थॉट्स एट्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या क्या वर्ड करना है, ये डील करता है किसके साथ, रिकॉल के साथ, रिकॉग्नाइजेशन के साथ, ठीक है, नॉलेज के साथ और साथ में थिंकिंग प्रोसेस और थॉट्स के साथ। एक बार हिंदी में भी देखें, ये क्या करता है, ये ज्ञान कौशल जैसे कि सोच को और विचार आदि को याद करने में और पहचानने में हमारी मदद करता है। यानी कि कॉग्निटिव पार्ट वो है जो डील करता है बच्चे के लिए। डील करना मतलब जिसके अंदर बच्चा सीखता है, क्या क्या चीज़ें सीखता है, नॉलेज को सीखता है, थॉट्स को सीखता है, थिंकिंग को। थिंकिंग होता है विचार, थॉट्स भी हमारा, थिंकिंग होता है चिंतन, सॉरी, थॉट्स होते हैं हमारे विचार और नॉलेज हमारा होता है ज्ञान। यानी कि 12 साल तक इस एक बौद्धिक विकास के लिए बच्चा क्या करेगा, इन कॉग्निटिव लेवल्स का या इन कॉग्निटिव पार्ट को वहाँ पर डेवलप करता है। यानी कि बच्चे का, स्कूल में आने वाले बच्चे का कॉग्निटिव के नाम पर उसे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसे नॉलेज दी जाती है, ठीक है, उसे थिंकिंग दी जाती है, उसे थॉट्स दिए जाते हैं। यानी कि इतना विकास करना कि बच्चा किसी चीज़ पर अच्छी तरह से सोच सके और विचार आदि कर सके। ये तो हुई कॉग्निटिव की बात। अब दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट मैंने अभी बताया था हमारे इमोशंस से जुड़ा है और इसके अभी लेवल बताकर आ रही हूँ। इसके लेवल्स कितने हैं, 5 हैं, है ना। ये क्या करता है, इन अफेक्टिव डोमेन क्या करता है, मेन पे आते हैं सारा। ये मेन 3 वर्ड्स हमारे आते हैं, इंटरेस्ट की बात करता है, एटीट्यूड्स की बात करता है और वैल्यूज़ की बात करता है। यानी कि ये क्या करता है, बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ों के लिए रुचियाँ उत्पन्न करता है, उसका एक दृष्टिकोण बनाता है और मूल्य यानी कि वैल्यूज़। मैंने अभी आपसे कहा कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, कोई कितना भी अपने काम में परफेक्ट हो, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत वाली क्वालिटी नहीं है तो उसकी पढ़ाई जो है, उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो डेवलपमेंट है वो ज़ीरो है। यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका तभी होता है जब आप सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ना होकर एक अच्छे इंसान हैं। और अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी हमारी किसकी होती है, उसका प्राइमरी फैक्टर हमारी फैमिली और सेकेंडरी फैक्टर हमारा स्कूल होता है। तो ये हमें पता चला। अब तीसरा पार्ट इसका क्या आता है, साइकोमोटर, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ, लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पर हमारा बच्चा चीज़ों को करके सीखे। तो ये मेरा साइकोमोटर है, ठीक है। मोटर वर्ड में ही गामक क्रियाएं आ जाती हैं और गामक क्रियाएं तो आपको पता ही है ना, चलना, दौड़ना, कूदना, लिखना, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, मोटर डोमेन में लर्निंग बाय डूइंग करता है, चीज़ों को करके सीखता है और बेसिकली अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। क्योंकि आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन बिना हाथ से काम किए आपका काम नहीं चल सकता। यानी कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कॉग्निटिव यानी कि बुद्धि का विकास होना ज़रूरी है, अच्छे इमोशंस का होना ज़रूरी है और अपने हाथों को यूज़ करना आना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो हमने इसके 3 डोमेन्स देख लिए। अब एक बार थोड़ा सा पिक्चर से, ताकि हमें एग्जाम में याद रहे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। पहला मुझे कॉग्निटिव पार्ट दिखाई दे रहा है। ये कॉग्निटिव पार्ट मेरा क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या करता है भाई, ये माइंड को डेवलप करता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स ये क्या करता है, माइंड को डेवलप करता है। और इसके लेवल्स कितने बताए गए हैं, इसके लेवल 6 बताए गए हैं, जो कि हम आगे अभी डीपली करेंगे। दूसरा मेरा क्या है, अफेक्टिव है, जिसको मैं क्या बोलूँगी, भावनात्मक। याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, भावनात्मक, यानी कि ये इमोशंस की बात करता है। और इसके लेवल्स इन्होंने हमें कितने बताए थे, इमोशंस के, यानी कि
दिमाग को तो डेवलप करना ही है, साथ में अपने दिल को भी क्या करना है, दिल मतलब हार्ट यानी कि फीलिंग्स को भी क्या करना है, डेवलप। यानी कि एक बच्चे के अंदर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर वाली चीज़ नहीं डालनी है, उसके अंदर एक इंसानियत वाली क्वालिटी भी डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करता है, पर ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद नहीं करता है, बिना फीस लिए तो वो ट्रीटमेंट करेगा ही नहीं। यानी कि उसका ये पार्ट तो डेवलप हो गया, लेकिन उसका ये वाला पार्ट डेवलप नहीं हुआ। और हमें तो बच्चों का क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। और इसके लेवल्स कितने बताए थे, 5। इसके लेवल्स कितने हैं, 6। और इसके लेवल्स कितने हैं, 5 हैं। यानी कि 2 पार्ट तो हमने देख लिए, लेकिन 2 से भी कहाँ ब्लूम्स का काम चलने वाला था। वो तो कहता है हाथ को भी साथ लेकर चलते हैं। हाथ क्या करता है, हाथ हमें सिखाता है चीज़ों को करके सिखाना। हमें यहाँ पर क्या चीज़ें सिखाई जाती है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि चीज़ों को यहाँ पर हम करके सीखते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, यहाँ डेवलप होती हैं गामक क्रियाएँ। इसे हम गयात्मक विकास भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो हमारा साइकोलॉजी है वहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट वर्ड कम यूज़ होता है, मोटर डेवलपमेंट, गयात्मक, गामक ऐसे वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हमने देखा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कॉग्निटिव का होना ज़रूरी है, यानी कि बुद्धि का होना ज़रूरी है। दूसरा इमोशंस का, यानी कि अच्छे फीलिंग्स का होना ज़रूरी है। और हाथों से काम करना आना भी इंसान को चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी हम कह सकते हैं कि किसी इंसान का क्या हुआ है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है। तो इंट्रो देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, अब जरा लेवल्स देख लें। मैंने आपसे कहा कि कॉग्निटिव के लेवल 6 हैं, ठीक है। तो पहले हम कॉग्निटिव पार्ट को समझते हैं। मैं कॉग्निटिव को जस्टिफाई करने के लिए कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना सीटेट का, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें क्या आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं और मैं जनरली आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या आंसर करेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मैथ्स की पैडागोजी में देखा गया कि एक 7 इयर्स का बच्चा है राहुल, मिल्कमैन से या शॉपकीपर से कुछ सामान ले रहा है। सामान लेते समय वो टेस्टिंग कर रहा है कि उस दुकानदार ने, उस शॉपकीपर ने या जो भी मिल्कमैन है उसने उसको सामान पूरा दिया कि नहीं दिया, टेस्टिंग कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स ये जो बच्चा प्रोसेस अपना रहा है, ये जो सारा काम वो कर रहा है, इसे आप क्या कहेंगे। क्या ये बच्चा नॉलेज ले रहा है, कॉम्प्रीहेंशन कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है या इवैल्यूएशन कर रहा है। अब स्टेटमेंट्स में है, जब तक मुझे इन सब वर्ड्स का मतलब ना पता हो तब तक मैं आंसर निकाल ही नहीं सकती। तो पहले समझते हैं। पहला डोमेन हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, जो कि बुद्धि का विकास करता है। बुद्धि के विकास के लिए यहाँ पर इन्होंने हमारे पास 6 लेवल्स दिए हैं, याद रखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। और आप इस पैटर्न को कैसे चलाएंगे, लो टू हाई में चलाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ये पैटर्न चलेगा। कभी भी ये पैटर्न इवैल्यूएशन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता है, ये एक क्रम में चलता है। इसीलिए इसे पदानुक्रम या हायरार्की पैटर्न भी कहा जाता है। कई बार इनकी थ्योरी को इस नाम से भी बुलाया गया। तो घबराने वाली बात नहीं है। जो लो टू हाई चले, जो स्टेप बाय स्टेप चले, A to Z चले, नीचे से ऊपर की ओर चले, उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम पदानुक्रम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो पदानुक्रम का भी पदानुक्रमिक सिद्धांत भी है। पदानुक्रमिक सिद्धांत वो होता है, हम जीन पैजेट की थ्योरी को भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें जो स्टेजेस दी थी 0 to 2, 2 to 7, वो भी एक पदानुक्रमिक में चल रही थी, ठीक है। तो जो भी चीज़ सीक्वेंस में चलेगी, जो A to Z चलेगी, लो टू हाई चलेगी, उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैस्लो की थ्योरी में भी करते हैं। आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, हायरार्की थ्योरी। उन्होंने भी जो नीड्स थी उनको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गए थे। तो आई थिंक आप लोगों को इस वर्ड का मतलब पता चला। अब पहले तो एक क्वेश्चन तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आएगा, तो सीक्वेंस पहले पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ज्ञान आता है, फिर समझ आता है, प्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन आता है। आप लोगों ने इसे आगे पीछे नहीं करना है। जिस क्रम में ये ट्रायंगल बना हुआ है उसी तरह से आपने क्या करना है, इसको याद करना है। तो पहले समझेंगे कि ये है क्या, क्योंकि पेपर में आएंगे स्टेटमेंट, तो ऐसे याद करके जाओगे तो गड़बड़ होगी ही होगी। आपने क्या करना है, आपने एक एग्जाम्पल लेना है। मान लीजिए आप एक हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के क्या, आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं। आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज के टीचर, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी, उन दोनों एग्जांपल्स में जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप उसको माइंड में रखिएगा। आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे कि जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं संज्ञा के। जैसे मान लीजिए आप लैंग्वेज के टीचर हैं, आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो आप बोलेंगे संज्ञा की परिभाषा दीजिए। और अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आप बोलेंगे डिफाइन करो। अब जब हम संज्ञा को डिफाइन कर रहे हैं या संज्ञा की परिभाषा दे रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं क्या?
मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में, 10-15 क्या, जब से एजुकेशन चली हुई, संज्ञा की वही डेफिनेशन चली आ रही है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ नया था क्या? कुछ भी नया नहीं था। अगर जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी ही ली जाती है, मान लीजिए मैं आज की क्लास आपकी ले रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रही, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको दे रही हूँ, कुछ नया नहीं बता रही। तो जो चीज़ जब जैसी होती है और उसको हम वैसे की वैसे ही गेन करते हैं तो उसे नॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान। और ज्ञान में कुछ नया नहीं होकर, समझ वगैरह ना होकर, ओनली क्या क्या वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को रिकॉल करना, डिफाइन करना या रिपीट करना। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया और स्टेटमेंट पढ़कर आपको लग रहा है इसमें तो कुछ नया नहीं है भाई, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा का वैसा दिया जा रहा है, तो वो प्रोसेस, वो लेवल हमारा ज्ञान यानी कि नॉलेज कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप पे तो स्कूलों में यही होता है। अगर मैं बात करूँ स्कूलों की, तो मंडे टू सैटरडे में एक जो चैप्टर है पूरा पढ़ाया जाता है। कभी गौर किया है कि 6 दिन में 6 चैप्टर्स टीचर ने चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो पूरा करा दिया? नहीं। मंडे के दिन सिर्फ क्या होता है, चैप्टर की रीडिंग होती है। और रीडिंग में क्या है, जो बुक में लिखा है वही तो दिया जा रहा है। यानी कि टीचर पहले दिन, मंडे के दिन क्या करती है, जो चैप्टर में लिखा था उसी की रीडिंग कराई, तो टीचर ने क्या दे दी, नॉलेज टीचर ने बच्चों को दे दी। दूसरा दिन क्या करती है टीचर, मान लीजिए ट्यूसडे हो गया, सेकेंड डे आते ही बच्चे से कहेगी कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था, आप लोग मुझे बताइए कि आपने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। अब हर बच्चा क्लास में अपनी अपनी लैंग्वेज में बताएगा, जिसने जैसा समझा होगा उसके अकॉर्डिंग बताएगा, है ना। तो यानी कि जब बच्चा उसको क्लासीफाई कर पाए, जब बच्चा उसको डिस्क्राइब कर पाए, जब बच्चा उसको एक्सप्लेन कर पाए, ऐसे वर्ड हों, जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और आपको ये वर्ड मिलते हैं तो समझ जाइएगा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। और दूसरा आपको एक और वर्ड बता देती हूँ, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्दों में। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं और कोई बात इन वर्ड्स में, अपने शब्दों में कहने की बात हो रही है, क्योंकि हम अपने शब्दों में तभी लिखते हैं जब हम कोई चीज़ समझ पाते हैं। यानी कि कॉग्निटिव में पहले ज्ञान दिया जाता है, फिर जो ज्ञान दिया जाता है उसकी समझ दी जाती है, फिर उसका यूज़ यानी कि प्रयोग बताया जाता है, एप्लीकेशन। यानी कि पहली क्लास में टीचर ने बच्चे को संज्ञा की सिर्फ डेफिनेशन दी, दूसरे दिन संज्ञा की डेफिनेशन को बच्चों से अपने शब्दों में पूछा कि संज्ञा होती क्या है, मुझे ये मत बताइए कि व्यक्ति वस्तु स्थान। बच्चे ने जो समझ में आया होगा बच्चा वो बताएगा। तीसरे दिन टीचर ने फिल इन द ब्लैंक्स दिए और अलग अलग फिलअप्स को यूज़ करना बताया, एप्लीकेशन बताया। फोर्थ डे टीचर क्या कर रही है, एनालाइज कर रही है, जांच रही है, टेस्टिंग कर रही है कि बच्चों को आया कि नहीं आया। मैंने फर्स्ट डे उनको संज्ञा सिखाई थी, जांचना, मापना हम कह सकते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको टेस्टिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए टीचर ने क्या किया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब के अलग अलग दे दिए और आपसे कह रही है इनमें से कॉमन नाउन बताओ, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ। तो क्या कर रही है, जांच रही है कि बच्चे को पता भी है कि कॉमन नाउन क्या होता है या प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चे को जांचा जाता है। इसके लिए भी वर्ड देखिए, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ें और आपको टेस्टिंग जैसा कुछ लगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा है, मिल्कमैन से मिल्क ले रहा है, मिल्क लेते समय वो टेस्ट कर रहा है, जांच कर रहा है कि उसने उसको पूरा दिया कि नहीं दिया। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पर एनालिसिस कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, इवैल्यूएशन नहीं कर रहा है। इवैल्यूएशन में और एनालिसिस में डिफरेंस होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक पार्ट की टेस्टिंग होती है। वर्ड देखिए जरा, यहाँ पर अगर मुझे कोई स्टेटमेंट में क्या वर्ड मिलेंगे, आप ये देखिए, ये तो हो गया था हमारा कंपेयर करना हो, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना हो, या टेस्टिंग, मैंने टेस्ट लिखा है इसको आप टेस्टिंग कर दीजिए। अगर किसी वर्ड में टेस्टिंग, जांचने मापने की बात आ जाए तो समझ जाइएगा वो क्या होता है, वो हमारा एनालिसिस पार्ट होता है। यानी कि स्कूल में पहले बच्चे को किताबी नॉलेज दी जाती है, फिर किताबी नॉलेज से ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो ज्ञान प्रदान किया गया उसे यूज़ करना सिखाते हैं, जो यूज़ किया है उसको जाँचा जाता है कि बच्चा उसको यूज़ कर भी पा रहा है नहीं। उसके बाद भी पीछा थोड़ी छोड़ा जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे ने कुछ नया क्या क्रिएट किया। जैसे आप देख रहे हो हमारे बुक्स में, चैप्टर्स में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना। टीचर क्या कर रही है, पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी है लेकिन फिर भी वो एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएगी। उसमें क्या होता है, क्रिएटिव। हर बच्चे का माइंड नहीं चलता, कुछ बच्चे वेस्ट पार्ट से, जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी है वेस्ट मटेरियल से बनानी है तो सब बच्चे थोड़ी बना पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे बना पाएंगे। या आप इसको ऐसे समझिए, जब टीचर एक चैप्टर पढ़ाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा इतना गिफ्टेड होता है या कोई बच्चा उस चैप्टर से कुछ नया भी सीखता है, अंडरस्टैंड भी करता है। जब बच्चा कुछ न्यू क्रिएट करता है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब बच्चा कुछ न्यू क्रिएट करे या कुछ नया सर्जन करे, ठीक है, जब बच्चा कुछ नया करे या कुछ सर्जन करे तब उस प्रोसेस को हम संश्लेषण कहते हैं।
संश्लेषण की प्रक्रिया में बच्चा हमेशा कॉग्निटिव पार्ट में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। इन सब के बावजूद भी एंड में उसका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन वर्ड जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है जो बच्चों को सिर्फ कमियां ही नहीं बताता, उन कमियों को दूर करने का तरीका भी बताता है। आपने देखा होगा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पीछे एक बैक एक्सरसाइज होती है और जिसमें इवैल्यूएशन और उसके बाद भी यूटी हो रहे हैं FA1 FA2। तो ये क्या है, कॉग्निटिव पार्ट को चेक करने का। सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, ज्ञान देना काफ़ी नहीं है, समझ काफ़ी नहीं है, उसको यूज़ करना काफ़ी नहीं है, टेस्ट करना भी काफ़ी नहीं है। नया जब तक उसका पूरा होल चेक नहीं करेंगे कि उसको कितना आया, तब तक हमारा ये कॉग्निटिव पार्ट पूरा नहीं होता। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन की जो लेवल्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। इनके जो कीवर्ड्स हैं इसके आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। मैं आपको इनके जो है क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकरण करना, डिस्क्राइब का मतलब भी व्याख्या या उसको एक्सप्लेन करना, ये सब वर्ड्स हैं, ये की वर्ड्स हैं जिससे आप आसानी से जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई वर्ड जरूर दिखेगा। ये साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है, इनके बिना वहाँ की स्टेटमेंट पूरी नहीं होती। अगर आप इन की वर्ड्स को करेंगे तो आपको आसानी से ये कॉग्निटिव जो हमारा डोमेन है, जो इसके लेवल्स हैं 6, आसानी से समझ में आएंगे। तो ये तो हमने इसका ले लिया पहला वाला पार्ट। अब हम इसका दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। अभी मैंने कहा जो चीज़ एक सीक्वेंस में चले, ठीक है, क्या चले। अच्छा, एक और चीज़ बता रही थी मैं, थोड़ा सा आप रुकिए। मैंने आपसे कहा अभी जो मैंने पीछे आपको जो कॉग्निटिव का बताया कि ये क्या है हमारा, नाउन में था। नाउन में मतलब पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा हमें। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी वर्ड्स हैं इनमें ING नहीं लगा है, ठीक है। ये मेरा जो मैंने अभी आपको समझाया, ये ब्लूम्स का जो 1956 में जो उन्होंने हमें थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव जो लेवल है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन है। इसमें क्या दिया गया था, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है। लेकिन मैंने आपसे कहा एक नया स्ट्रक्चर भी आया 2001 में, ठीक है, 2 नया आया जिसमें नए नए थिंकर्स हमारे पास आए और उन्होंने क्या किया, जो पहले वाला कॉग्निटिव था वो नाउन में था, उसको किस में बदल दिया, वर्ब्स में बदल दिया। ध्यान से देखिए, अब इन सब वर्ड्स के पीछे क्या लग गया है, ING लग गया है वही वर्ड। हमें क्या करना है, पहले यहाँ नॉलेज लिखा हुआ था, अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, रिमेम्बरिंग, यानी कि याद करना। ज्ञान में याद ही तो था। दूसरा उन्होंने वहाँ पर अंडरस्टैंड लिया था या कॉम्प्रिहेंशन वर्ड लिया था और समझ कहा था, यहाँ इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर दिया। ये भी किसकी बात करता है, ये भी समझ की बात करता है। रिमेम्बरिंग ये किसकी बात कर रहा है, ज्ञान की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तीसरा वहाँ पर एप्लीकेशन था, यहाँ पर इन्होंने ING लगा दिया। वहाँ पर एनालाइज था, यहाँ पर उन्होंने ING लगा लिया। वहाँ पर वो क्या था, इवेल्युएट था, यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया, ING। लेकिन होता इसके अंदर वही सब है, ज्ञान है, समझ है, एप्लीकेशन है, इस तरीके से। और इन्होंने एक को बदला, विश्लेषण को उन्होंने सिंथेसिस कहा था और यहाँ पर उन्होंने इसका नाम बदलकर इसको क्या कर दिया, क्रिएटिंग कर दिया। क्रिएटिंग का मतलब भी तो संश्लेषण ही होता है कि जब कुछ न्यू चीज़ क्रिएट किए जाएँ, तो कुछ खास इसमें जो है कुछ नया जो है वो सर्जन किया जाए, कुछ नई चीज़ बनाई जाए। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है नया वाला कॉग्निटिव डोमेन हमारे सामने रखा गया। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हमारे जो सीटेट का पेपर है अभी लास्ट तक जो पेपर आया है उसमें हमारा पुराना फॉर्मेट ही यूज़ हुआ है। लेकिन मैं करा रही थी तो मैंने सोचा ये भी पता होना चाहिए कि अब पहले वाला जो कॉग्निटिव डोमेन था वो नाउन की फॉर्म में था, लेकिन अब जो नया फॉर्मेट आया है वो नाउन की जगह किस में हो गया, वर्ब में। वर्ब तो समझ में आ रहा है ना, क्रिया के रूप में। तो जब क्रिया के रूप में आया तो वो ING में कन्वर्ट हो गया। चलिए, ये तो हमने बात कर ली किसकी, कॉग्निटिव की। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा है, जो फीलिंग से जुड़ा हुआ है, जो हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, जो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बात करते हैं दूसरे वाले डोमेन की, जिसे हिंदी में भावनात्मक और इंग्लिश में हम इसे अफेक्टिव डोमेन के नाम से जानते हैं। नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, उसका मीनिंग अलग निकलता है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हमें यहाँ पर क्या दिए थे, लेवल्स, और यहाँ पर इन्होंने हमें कितने लेवल्स दिए थे, 5। सीटेट में मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लेते हैं इसके डोमेन्स के बारे में। तो इसके कितने लेवल्स दिए हैं इन्होंने, इसके लेवल्स हमें दिए हैं 5। कौन कौन से हैं भाई, पहला है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन या ING फॉर्म में ले जाएंगे। और इसको ING की फॉर्म में लाने वाले कौन थे, नए थिंकर थे जिनका नाम क्या था, कैथर वॉल नाम था, इनके अकॉर्डिंग। पर हम तो ब्लूम्स को भी याद रखेंगे, इनके अकॉर्डिंग भी। अगर नाम मेंशन हो तो ING लगाइएगा, नाम मेंशन ना हो तो ING की ज़रूरत नहीं है, तब ये हमारे नाउन की फॉर्म में ही होंगे।
अब जरा इसको भी समझ लें, ये भी हमारा हायरार्की पैटर्न है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा हायरार्की पदानुक्रम है, ये भी लो टू हाई चलेगा। और जो लो टू हाई चले उसी के लिए ही तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अभी मैंने पीछे भी बताया था कि उसको पदानुक्रमिक क्रम भी कहा जाता है। अब इसको कैसे समझोगे भाई, इसको मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, स्कूल आज हम जो हमसे बड़ा हमारे घर में आता है या कोई हमसे बड़ा मिलता है या हमारे टीचर्स हमें मिलते हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर ऐसे वर्ड जो हैं वो यूज़ करते हैं ना। आप ये देखिए स्कूल के बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्राइमरी लेवल की टीचर है, उसने स्कूल में ऑब्जर्व किया कि उसकी पूरी क्लास जो है वो क्या करती है, टीचर को गुड मॉर्निंग करती है, हेलो हाय नमस्ते करती है। पर उसकी क्लास का एक स्टूडेंट है राहुल, वो क्या करता है, वो बिल्कुल शाय बच्चा है, वो किसी टीचर को गुड मॉर्निंग नहीं करता। टीचर ने 1 दिन ऑब्जर्व किया, 2 दिन ऑब्जर्व किया, पर टीचर है छोड़ तो नहीं सकती उस बच्चे को, उसको उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो टीचर ने क्या किया, आगे से राहुल को से राहुल गुड मॉर्निंग, आगे से उसको क्या किया, गुड मॉर्निंग किया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। पहले बच्चे ने गुड मॉर्निंग को क्या किया, रिसीव किया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आग्रहण। यानी कि पहले 3 दिन 4 दिन बच्चा चीज़ों को, वैल्यूज़ को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब 2 3 4 दिन हो गए, बच्चे को थोड़ी शर्म आने लगी कि टीचर आगे से गुड मॉर्निंग कर रही है, तो उसने क्या किया, टीचर के गुड मॉर्निंग पे रिस्पॉन्स करना। 4 या 5 दिन के बाद उसने आगे से टीचर ने बोला गुड मॉर्निंग तो बच्चे ने भी बोला गुड मॉर्निंग। यानी कि पहले उसने गुड मॉर्निंग को रिसीव किया, फिर उस पर रिस्पॉन्स किया। अब ऐसा तो नहीं कि अब एक दिन आज बोल दिया तो कल नहीं बोलेगा, स्कूल तो रोज़ ही जाना पड़ता है और टीचर तो रोज़ ही मिलेगी, तो अब वो क्या करेगा, अब वो धीरे धीरे इस चीज़ को वैल्यू करने लगा। यानी कि रोज़ ही अपने टीचर को क्या करने लगा है, गुड मॉर्निंग बोलने लगा है, गुड मॉर्निंग बोलने लगा। अब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपनी ही क्लास टीचर को गुड मॉर्निंग बोलता था, स्कूल में जो और टीचर्स हैं वो भी तो उससे बड़े हैं, तो वो उनको भी धीरे 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 क्या करने लगा, गुड मॉर्निंग, या अपने घर में भी जो बड़े लोग थे उनको हेलो हाय नमस्ते करने लगा। यानी कि धीरे धीरे वैल्यूज़ उसके माइंड में क्या हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई, इकट्ठी होती चली गई। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण, या हम इसे क्या बोलते हैं, संगठन करना या संगठीकरण भी बोल दिया जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आईएनजी नहीं लगेगा तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो 1956 का जो हमारा पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और अगर नहीं के अकॉर्डिंग लगाओगे तो सब में क्या लग जाएगा, वर्ब की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। अब ये देखिए बच्चे ने, छोटे बच्चे ने पहले टीचर से गुड मॉर्निंग को रिसीव किया, जो सीखा उसको रिस्पॉन्स किया, फिर उसको धीरे धीरे वैल्यू करने लगा, अपने माइंड में स्टोर किया। 12 साल हो गए हैं, 12 साल की स्कूली पढ़ाई ख़त्म करके अब वो कॉलेज में आ गया है। जिस टीचर ने उसे गुड मॉर्निंग सिखाया था वो स्कूल में ही छूट गई है, लेकिन अब देखिए वो बच्चा आज भी जब किसी बड़े से मिलता है तो गुड मॉर्निंग करता है, हेलो हाय नमस्ते करता है ना, क्या करता है, हेलो हाय नमस्ते करता है। ये क्या है, हेलो हाय नमस्ते, ये हेलो करना, ये गुड मॉर्निंग करना बच्चे का करेक्टर नहीं था, ये किसका करेक्टर था, टीचर का, और एंड में किसका करेक्टर बन गया, बच्चे का। तो हमें इससे क्या पता चलता है, ब्लूम सही तो कह रहे हैं, एज अ टीचर सबसे पहले बच्चा मुझसे अच्छी या बुरी आदतें रिसीव करेगा, फिर उस पर रिस्पॉन्स करेगा, फिर उन्हें वैल्यू करेगा, फिर माइंड में स्टोर करेगा, और ये स्टोर करी हुई हैबिट्स ही, वैल्यूज़ ही एक दिन उसके करेक्टर का यानी कि चरित्र का निर्माण करेंगी। एक और एग्जांपल आपको, क्योंकि मैंने देखा है हम सीधा सीधा पढ़कर जाते हैं साइकोलॉजी में तो हम भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक 10 से 12 साल का बच्चा है, वो रोज़ अपने दादाजी के साथ पार्क जाता है। पार्क जाना क्या है, गुड हैबिट है। बच्चा क्या कर रहा है, वो देखता है कि दादाजी जब पार्क जाते हैं तो जो उनके दोस्त हैं उनको हेलो हाय नमस्ते करते हैं, बर्ड्स के लिए कुछ खाने का लेके जाते हैं। बच्चा भी क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को, हैबिट्स को अटेंड कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को रिसीव कर रहा है। यानी कि पहले बच्चे ने दादाजी से अच्छी चीज़ों को रिसीव किया, फिर उसने भी वही काम करने शुरू कर दिया कि पार्क में जो दादाजी या कोई बड़े लोग दिखते हैं उनको हेलो हाय नमस्ते करना शुरू कर दिया। यानी कि जो चीज़ उसने रिसीव की थी उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। पर ऐसा तो उसने 1 या 2 दिन नहीं किया, वो तो डेली करने लगा, यानी कि वो उन चीज़ों को वैल्यू करने लगा। अब 1 साल बीता, 2 साल बीते, अब वो तो उसकी हैबिट हो गई, अब तो ये चीज़ें उसके माइंड में स्टोर हो गई हैं कि अब डेली बेसिस पे एक काम तो आपने करना ही है। तो हम इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। अब जो चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि अब उसके दादाजी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ध्यान से देखिए बच्चे ने अभी भी पार्क जाना छोड़ा नहीं। जो दादाजी की जो एक्टिविटीज़ थी बच्चे ने वो एक्टिविटीज़ बंद नहीं की, यानी कि जो दादाजी का करैक्टर था एंड में किसका करैक्टर बन गया, बच्चे का करैक्टर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमें इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम ही बच्चे के चरित्र का निर्माण करेंगे, हम ही बच्चों के चरित्र में क्या लेकर आएंगे, वैल्यूज़। तो सबसे पहले बच्चा
हमसे ही अच्छी और बुरी दोनों आदतें लेगा। जो आदतें लेगा उस पर रिस्पॉन्स करेगा, उसे वैल्यू करेगा, उसे ऑर्गेनाइज करेगा और उसी से उसके करेक्टर यानी कि चरित्र का निर्माण होगा। आई थिंक आप लोगों को कॉग्निटिव और अफेक्टिव दोनों डोमेन्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसका लास्ट वाला डोमेन ले लेते हैं। लास्ट वाला डोमेन जो कहता है जिसका नाम क्या है, साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम क्रियात्मक वर्ड कहते हैं। ये क्रियात्मक का मतलब ही क्या है, करके सीखना। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि क्रियात्मक को गयात्मक भी बोला जाता है, गामक भी बोला जाता है। जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ हों उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्रियात्मक वर्ड। मैंने जैसा आपको बताया जब 1956 की जो वो थी उसमें इसके कोई लेवल नहीं बताए गए थे, पर जब 2001 में जो थ्योरी आई, जो कि हमें किसने दी, वो हमें डेनवी ने दी या डेव ने दी, उसके अकॉर्डिंग इसके भी कितने लेवल्स रखे गए, इसके लेवल्स भी इन्होंने 5 रखे। अगर आपसे पुराने के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो लेवल्स आप नहीं बताओगे, अगर न्यू थ्योरी यानी कि 2001 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो आप इसके लेवल्स बता सकते हो कि इसके लेवल्स की बात कितनी करते हैं, 5। अब 5 लेवल्स में ये हैं वही जो एक्टिविटीज़ पीछे सिखा रहे थे। पीछे मैंने आपको बताया था कि साइकोमोटर डोमेन में बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, वहाँ पर बच्चा मोटर स्किल्स डेवलप करता है। मोटर स्किल्स कितनी तरह की हैं, 2 तरह की हैं, एक फाइन है और एक ग्रोस है। F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर। जब भी काम फिंगर्स से हो रहा है यानी कि स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, राइटिंग है, टाइप राइटिंग है, ड्राइंग है, कलरिंग है, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों को जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग सिखाई जा रही है। लेकिन जब डेनवी आए तो उन्होंने हमें कहा इसके 5 लेवल है। इसमें बच्चा क्या करेगा, पहले चीज़ों को अपने आसपास क्या करेगा, इमिटेशन करेगा, अनुकरण करेगा, चीज़ों को सीखेगा। दूसरा यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, मैनिपुलेट यानी कि चीज़ों को एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट करना सीखेगा, चीज़ों को व्यवस्थित करना सीखेगा। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई। यहाँ पर इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने हमें कहा कि चीज़ों को, मतलब हम कह सकते हैं कि टोटली सारे हमारे वर्ड्स वही हैं कि बच्चों प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर सीखेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष चीज़ों को कब देखकर सीखता है, जब चीज़ें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तो हम इन वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इन्होंने यहाँ पर आकर क्या किए, इन्होंने यहाँ पर आकर हमें 5 तरह के लेवल्स की बात की। लेकिन टोटली अगर मैं इन 5 की बात करूँ ना कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर बच्चा वही सारी गयात्मक क्रियाएँ कर रहा है, चीज़ों को कर करके एक दूसरे से चीज़ों को सीख रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 डोमेन्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। हमने कॉग्निटिव को डिस्कस किया, अफेक्टिव को डिस्कस किया और साइकोमोटर को डिस्कस किया। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से जो रिलेटेड हमारा जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए थी वो सारी हमने इसमें कर लिए। आगे आने वाली क्लासेस में हम सीटेट के प्रीवियस पेपर्स को लेंगे ताकि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि थ्योरी से भी ज़्यादा हमें क्या होना चाहिए, सीटेट के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लगा लीजिए, वाइगॉट्स्की लगा लीजिए, कोई भी थिंकर लगा लीजिए, आप क्या करोगे उनके अकॉर्डिंग उनको यूज़ करना भी, स्टेटमेंट में यूज़ करना भी आना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, एंड देन मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन सभी लिंक पे जाकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है, चाहे वो टीचिंग की हो या नॉन टीचिंग की हो, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।